बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उमर हयात ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और आज के वीलॉग में हम कुछ इम्पॉर्टेंट ख़बरों पर बात करेंगे। और सबसे पहले आपको ये बताते चलें कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करें। पहली ख़बर आज के वीलॉग का हिस्सा बनाएंगे कि पाकिस्तान की कोशिशें कामयाब हुई। अमरीका और ईरान में मुआहिदा जो है वो तय पा चुका है और ये बात वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने की है। और इसी तरह ट्रंप का बहरी नाकाबंदी फौरी ख़त्म और आबनाए हरमुज़ खोलने का ऐलान, और ईरान की भी अमन माहिदे पर इत्तेफाक की तस्दीक और अमन माहिदे पर जो है जुम्मे को दस्तखत होंगे। अमन माहिदा कशीदगी में कमी है और मुज़ाकरात के ज़रिए अमन की तरफ एक अहम कदम है, बिलावल भुट्टो ज़रदारी ये कहते हैं। और इसी तरह बात हम करेंगे कि आइंदा माली साल का जो बजट है उस बजट में क्या क्या चीज़ें जो है वो हुई हैं जिसकी वजह से एक आम आदमी जो है वो मुश्किल का शिकार है, तकलीफ़ का शिकार है। और ज़ाहिर सी बात है कि बजट जो है वो तनख्वाहदार तबके को और इंडस्ट्री को और इंडस्ट्रियलिस्ट को जो है वो रिलीफ तो दिया गया है, लेकिन एक आम आदमी को रिलीफ नहीं दिया गया। और जब पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उसमें मैंने वज़ीर ख़जाना से ये सवाल किया था कि आपने 41,700 रुपये जो है वो कम से कम माहाना उजरत जो है वो रखी है, तो आप मुझे उसमें एक घर का जो है वो बजट बना के दे दें। अब मैं आपको ये बता दूं कि 4 लोग अगर हैं घर के अंदर, यानी मियाँ बीवी और 2 बच्चे, तो उनका भी अगर कम से कम माहाना खर्च जो है वो डिटरमिन किया जाए तो वो कम से कम 80,000 रुपये से ऊपर का खर्च है। लेकिन शायद हुकूमत को ये बात समझ नहीं आती। अब देखें, मैं आपको इसकी एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि 2022 में या 2023 में डॉलर की जो कीमत थी वो 180 रुपये थी, लेकिन अब डॉलर जो है वो 280 रुपये तक है, और जिसकी वजह से उस इम्पैक्ट जो है वो पड़ता है। अब डॉलर महंगा होने की वजह से क्या होता है कि जनाब आपके जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ जाती हैं, क्योंकि हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं। हमारी सबसे बड़ी जो कमी है, कोताही है हुकूमतों की, कि वो कर्ज़ जो है वो लेते हैं और फिर उस कर्ज़ को वापस करने के लिए मज़ीद कर्ज़ लिया जाता है। अब एक पाकिस्तानी जो है वो कम अज़ कम इस वक्त 3.5 लाख से ऊपर का मकरूज़ है, यानी हमारी 25 करोड़ की आबादी है और हमारा जो अभी बच्चा पैदा हुआ है जिसकी उम्र 1 दिन है, 2 दिन है, वो भी 3.5 लाख से ऊपर का मकरूज़ है। तो आखिर ये मकरूज़ किसने किया? क्योंकि ज़ाहिर है कि एक बैड प्लानिंग की वजह से ये तमाम मामला हो रहा है, और उस प्लानिंग का जो है वो जो ख़ास तौर पे उसका जो मोरद इल्ज़ाम ठहराया जाता है वो आबादी को ठहराया जाता है कि हमारे पास रिसोर्सेज कम है और आबादी हमारी ज़्यादा है। ये बात नहीं है। ठीक है, आबादी एक बड़ा मसला है, आबादी नहीं बढ़नी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि चादर देख के पाँव फैलाने चाहिए, लेकिन आपकी जो गलत प्लानिंग है, कौन हुकूमतें कर रहा था, कौन हुकूमतों में रहा है, जिम्मेदारी किसकी है? ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी तो नहीं है। हम तो हुकूमत को टैक्स भी दे रहे हैं, हम तो माचिस की तीली भी खरीदते हैं तो उस पर भी हम टैक्स दे रहे हैं। लेकिन अगर आप अवाम को रिलीफ नहीं दे सकते और आप अवाम पर बोझ डाल रहे हैं, तो जाहिर है जनाब कि बात आप पर की जाएगी, लेकिन आप जो है वो सवालों का जवाब नहीं देते। अब जो उस दिन पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आप यकीन करें कि किसी के पास सवाल का जवाब नहीं था। मेरे सवाल के जवाब में बिलाल अहमद कियानी साहब कहते हैं कि जनाब हमने BISP का पैसा बढ़ा दिया, 838 अरब रुपए हमने उसका जो है वो बजट रख दिया है। आप मुझे ये बताएं कि 14,500 रुपया आपको 3 महीने में मिलता है। 14,500 3 महीने में मिलता है, तो 4,500 रुपये पर मंथ आप लगा लें, तो 4,500 रुपये पर मंथ में किसका गुजारा होता है? ठीक है, 41,700 कम से कम उजरत है, लेकिन वो कम से कम उजरत भी वहाँ बैठे हुए लोगों ने ये कहा कि 20 से 22-25 हज़ार रुपये जो है वो लोगों को उजरत मिल रही है। तो कौन जिम्मेदार है इसका? हुकूमत अगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं करवा सकती, अगर रियासत जो है वो इस मामले को नहीं देख सकती, तो फिर आम लोग जो है वो क्या करेंगे? वो अपने बच्चों को बेचेंगे, वो खुदकुशियाँ करेंगे, और ऐसा हुआ है। लेकिन अगर ये चीज़ें होंगी तो डेफिनेटली अगर हुकूमत जो है आवाम का ख्याल रखेगी तो आवाम हुकूमत से खुश होगी। आज हुकूमत से कोई खुश नहीं है। अब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है, होना तो ये चाहिए था कि 838 अरब रुपए से
आप कारखाने लगाते हैं, फैक्ट्रियाँ लगाते हैं, लोगों को एंटरटेन करते हैं और लोगों को रोज़गार फराहम करते हैं, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया क्योंकि आपका जो फोकस है वो कोई और चीज़ है। आप ये नहीं चाहते कि लोग अपने पाँव पे खड़े हों। ज़ाहिर है आपने 17% ये बजट बढ़ाया, ये बजट बढ़ाने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ये 4,500 रुपये महीना आप क्या समझते हैं कि इससे लोगों के घर चलेंगे? ऐसा हरगिज़ नहीं है। तो जनाब इस पे हुकूमत को सोचना चाहिए। अब रही बात पाकिस्तान और ईरान के जंग के हवाले से बात करेंगे। ईरान पाकिस्तान नहीं बल्कि ईरान, अमेरिका और इसराइल की जंग के हवाले से कि पाकिस्तान की जो सफारती कोशिशें हैं, ठीक है जनाब, ये मुआहिदा जो है होने जा रहा है जुमे को, और इस हवाले से पाकिस्तान की भरपूर कोशिशें हैं। ट्रंप ने इस हवाले से बहरी नाका बंदी जो है पूरी ख़त्म करने का और आबनाए हरमस खोलने का ऐलान किया है, और इस हवाले से अगर देखा जाए तो अमरीकी डोनाल्ड ट्रंप ने तस्दीक कर दी है कि अमरीका और ईरान के दरमियान अमन मुआहिदा मुकम्मल हो गया है और आबनाए हरमस जो है वो फौरी तौर पर खोलने और बहरी नाकाबंदी ख़त्म करने का ऐलान किया गया है। और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह ऐलान किया है कि अमरीका और ईरान के दरमियान अमन मुआहिदा जो है वो मुकम्मल हो चुका है। अब ये अमन मुआहिदा तो मुकम्मल हो चुका है, ज़ाहिर सी बात है कि एक जंग चली है और इस जंग के बाद यह अमन मुआहिदा हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी जब सीज़ फायर हो चुका था तो उसके बाद भी जो अमरीका का नौज़ायदा बच्चा है उसने ईरान पर हमले किए और फिर ईरान ने उसके जवाब में हमले किए। जब ये चीज़ें होंगी, अब ट्रंप की ये ज़िम्मेदारी बनती है कि वो अपने नौज़ायदा बच्चे को ऐसे एडवेंचर से रोके ताकि वो दोबारा ये मामला जो है, अब मुझे ज़ाहिर सी बात है कि एक आम आदमी ख़ास तौर पर जो तरक्की पजीर ममालिक हैं उसमें बराह रास्त मुतासर होता है, और उसकी वजह ये है कि तेल की कीमतों में इजाफ़ा हो जाता है। अब जैसे पाकिस्तान के अंदर आपने देखा कि जैसे ख़बरें जो हैं वो चलवाई जाती हैं कि जनाब फ़लाँ चीज़ पे टैक्स लग रहा है, फ़लाँ चीज़ पे टैक्स लग रहा है, और रेट्स जो हैं वो बढ़ जाते हैं उसके। ये सवाल भी किया गया था और उस पे जो है इस सवाल का जवाब भी वज़ीर ख़ज़ाना साहब गोल कर गए। अब मसला ये है कि इसी तरह तेल की कीमतों में भी इजाफ़ा हो रहा है। अब इसमें भी हुकूमत की नाअहली मैं आपको बता देता हूँ। इसमें हुकूमत की नाअहली क्या है? इसमें हुकूमत की नाअहली ये है कि जब तेल की कीमतें आलमी सतह पर बढ़ी थीं तो उस वक्त हमारे पास 22 दिन का स्टॉक मौजूद था, लेकिन हुकूमत ने पहली कीमतों में इजाफ़ा करके ओएमसीज़ को तकरीबन 110 अरब रुपए का फ़ायदा पहुँचाया। बाज़ लोग जो है कहते हैं 120 अरब रुपए का फ़ायदा पहुँचाया गया। और फिर उसके बाद जब आप कीमतें कम हो रही हैं, मैंने पिछले हफ्ते जब वीलॉग किया था तो उसमें मैंने आपको ये बताया था कि 7 से 8% जो है वो कीमतें कम हुई हैं आलमी मार्केट में तेल की। और ब्रेंट की जो आज अगर देखा जाए तो ब्रेंट क्रूड ऑयल की जो प्राइसेस हैं वो तकरीबन जो है एक बड़े पैमाने पर नीचे आई हैं, और इसलिए आपको बता रहा हूँ कि हालात जो हैं ज़ाहिर है उस वक्त 85-86 रुपये 87 रुपये तक पहुँचा था, और अब हम देख रहे हैं कि एक दिन में 4.76% तेल की कीमतों में कमी आई है, और 83 मतलब ये 84 रुपये आप लगा लें। और जो क्रूड ऑयल है ब्रेंट की ये प्राइस मैंने आपको बताई, जो क्रूड ऑयल है उसकी कीमत जो है वो तकरीबन 80-81 डॉलर के करीब है। तो अगर हम एक वीक का जायज़ा भी लेते हैं तो एक वीक में भी जो इम्पैक्ट है वो इतना जो है वो ज़्यादा है कि हुकूमत को ये प्राइसेस जो है वो जो फ्राइडे गुजरा है उसमें पास ऑन करनी चाहिए थी, लेकिन हुकूमत ने पास ऑन नहीं की। तो ये सबसे बड़ा इशू है। तो अब ये चीज़ें हैं कि अब ईरान अमेरिका में मुआहिदा भी होने जा रहा है, और कभी इम्कान यही है कि तेल की कीमतें मज़ीद कम होंगी तो हुकूमत को ये फ़ायदा आवाम तक पहुँचाना चाहिए। और पेट्रोलियम लेवी जो है वो क्योंकि IMF के कहने पर नहीं होती, ये मैं आपको बताता हूँ कि IMF हमसे ये मुतालबा करता है कि आप रेवेन्यू बढ़ाएं। IMF को हम बताते हैं कि हम किस तरह रेवेन्यू बढ़ाएंगे। अब वो क्योंकि हुकूमत को जो काम आसान लगता है, ईजी लगता है कि इस तरह रेवेन्यू बढ़ सकता है, तो हुकूमत उस तरह जो है वो IMF को अपनी जो रिकमेंडेशन है वो देता है, और IMF उस पर एग्री करता है नहीं करता ये IMF का काम होता है। बाज़ दफ़ा IMF एग्री कर जाता है, क्योंकि IMF को क्या चाहिए, क्योंकि हम जो IMF से कर्ज़ लेते हैं वो कर्ज़ कोई शाखर्चियों पे, फजूल खर्चियों पे नहीं खर्च होता। वो कर्ज़ जो है वो हमारी जो डेट सर्विसिंग है उस पे चला जाता है, यानी कर्ज़ और कर्ज़ों की वापसी, कर्ज़ों पर जो शरह सूद है उसकी वापसी पे। तो इसलिए IMF ये चाहता है कि अगर हम इनको कर्ज़ देंगे तो हमारे कर्ज़े वापस होंगे, हम इनको कर्ज़ नहीं देंगे तो हमारे कर्ज़े भी वापस नहीं होंगे। तो कर्ज़ लेने के लिए, कर्ज़ अदा करने के लिए हमें मज़ीद कर्ज़े लेने पड़ रहे हैं, क्योंकि अब तक बैड प्लानिंग की वजह से हम ये काम नहीं कर सके। अब आते हैं तहरीक लब्बैक के हवाले से। तहरीक लब्बैक के हवाले से कुछ चीज़ें जो हैं अभी तक पाइपलाइन में मौजूद हैं,
और ख़ास तौर पे अगर देखा जाए तो सेटल डाउन नहीं हो रही चीज़ें, और बजट की वजह से भी मामला जो है आगे नहीं बढ़ रहे। लेकिन कुछ लोग ये दावे कर रहे हैं कि जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है उनकी वजह से जो है वो ख़ास तौर पे कुछ मामला हुआ है, और कुछ लोगों ने, अब हम देख रहे हैं कि मस्जिद रहमतुल्लाह अलमीन के हवाले से ये कहा है कि कब खुलेगी नहीं खुलेगी। लेकिन यह है कि इस वक्त तक मैं आपको ये हकीकत बता रहा हूँ कि अभी तक मामलात जो है वो TLP से मुज़ाकरात का आगाज़ नहीं हुआ है, और TLP जो है उसके साथ किसी किस्म की बातचीत नहीं हो रही। और अभी तक जो हाफ़िज़ साद रिज़वी हैं, हाफ़िज़ अनस रिज़वी हैं, वो इस वक्त मंज़र आम पर नहीं है। और दूसरी बात ये है कि जो मुरीद के हवाले से वाक़यात हैं, उनके हवाले से जो है वो चीज़ें अब तक जो है वो सेटल डाउन नहीं हो सकी हैं। और वज़ारत दाखिला की जो कमेटी है वो भी इस वक्त चुप साधे हुए है, कोई इजलास नहीं हो रहा, किसी भी किस्म के मामलात तय नहीं हो रहे। और मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब का जो वफ़द है वो भी इस वक्त, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब भी उनकी एक कोशिश थी, उन्होंने कोशिश की, लेकिन शायद उन पर किसी ने तनकीद की जिसकी वजह से वो अब बैक फुट पे आ चुके हैं। तो ये सारी ऐसी चीज़ें हैं कि अब तक जो है वो मामलात सेटल डाउन जो है वो नहीं हो रहे। तो इसी वजह से TLP के लिए अभी तक को किसी भी किस्म की कोई जो है वो खुशखबरी हमें नज़र नहीं आ रही। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।